वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। नीट 2025 की तैयारी अपने अंतिम चरणों में चल रही है। उसी तैयारी में आप सभी को जबरदस्त सफलता दिलाने के लिए मैं बॉटनी के वन शॉट लेक्चर्स लेकर आया हूं, वन शॉट वीडियोस लेकर आया हूं। वन शॉट की सीरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को, जैव तकनीकी या जैव प्रौद्योगिकी को। आइए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। यदि बेटा कहीं भी ये पूछा जाए कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी वास्तव में है क्या, तो जैव प्रौद्योगिकी के लिए आप याद रखें, इसके दौरान हम जीवित जीवों अथवा उससे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो सीधा उसका यूज करेंगे। बोले सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसका? इसमें हम सूक्ष्म जीव, कवक, पादप या जंतु, इनका हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर इनसे प्राप्त होने वाले एंजाइमों का उपयोग करेंगे। और एंजाइमों का उपयोग करके फाइनली हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, फाइनली हम चाहते क्या है इसमें, तो हम चाहते हैं मानव के लिए उपयोगी उत्पाद अथवा सेवाओं का विकास करना। बेटा पुनः एक बार मेरे साथ याद करना, बिल्कुल भी आप लोग डिस्टर्ब ना हो, साथ साथ इस लेक्चर के साथ ही आप इन चीजों को याद करना। असल में जब भी कहीं टेक्नोलॉजी शब्द आता है, प्रौद्योगिकी शब्द आता है, तो टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य यही है कि मानव के जीवन को आसान बनाना, मानव की हेल्प करना। मानव यदि किसी काम को कर रहा है तो उस काम को और सरल तरीके से करवा देना। तो यहां पर ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें भी हमारा अंतिम उद्देश्य यही है कि हम मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बना दें, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो मानव के लिए यूजफुल हो, या किसी एक ऐसी सेवा या प्रक्रम का विकास कर दें, एक ऐसे प्रोसेस को डेवलप कर दें जो मानव के लिए उपयोगी हो। जैसे दही का बनना, ब्रेड का फॉर्मेशन या एल्कोहल का बनना। आप सभी जानते हैं ये तीनों ही प्रोसेस, चाहे दही हो, ब्रेड हो या एल्कोहल हो, ये तीनों ही सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाली प्रक्रियाएं हैं, माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस हैं, जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा माना जाता है। लेकिन वर्तमान समय की यदि हम बात करें, मैंने यहां पर एक एक लाइन आपके लिए लिख कर दे रखी है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग सीमित अर्थों में किया जाता है। बेटा पेपर में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वर्तमान समय में बायोटेक्नोलॉजी का यूज, बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किन अर्थों में होता है। एक ऑप्शन होगा सीमित अर्थों में, एक ऑप्शन होगा बृहद अर्थों में। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम हॉल में हमारे मन में क्या चलता है। एग्जाम हॉल में जब हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग किन अर्थों में होता है, तो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देगा, यार बायोटेक्नोलॉजी तो मॉडर्न ब्रांच है, मतलब इसका उपयोग अभी बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। देन हम आंसर लगा के आ जाते हैं बृहद अर्थों में, बट ऐसा नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग वर्तमान समय में किन अर्थों में होता है? सीमित अर्थों में। सीमित अर्थों से यहां हमारा तात्पर्य है ओनली फॉर जीएमओज, ओनली फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे जीव जिनके डीएनए में हमने कोई फेरबदल कर दिया हो, जिनके आनुवांशिक पदार्थ में हमने कोई परिवर्तन कर दिया हो, ओनली फॉर उनके लिए ही यहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग करेंगे। कुछ और ब्रांच है मॉडर्न बायोलॉजी की, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, यूज ऑफ जीन, सिंथेसिस ऑफ जीन, डीएनए वैक्सीन का फॉर्मेशन और करेक्शन इन डिफेक्टेड जीन, ये सभी भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के ही हिस्से हैं। ये सब भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी की ही ब्रांचेज में आते हैं। बेटा यहां एक परिभाषा ध्यान से पढ़ना, आप ध्यान दें। यहां यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, जैसे कहा जाता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नीट में यह क्वेश्चन भी आ चुका है पहले के वर्षों में कि बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा किसने दी? आंसर है ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्होंने जो परिभाषा दी उसमें इन्होंने दोनों यानी दो थॉट्स लिए, परंपरागत विचार या ट्रेडिशनल थॉट व आधुनिक आणविक
जैव प्रौद्योगिकी। बोले सर परंपरागत विचार का मीनिंग क्या है? परंपरागत विचार का मतलब है जैसे दूध से दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आया, या ब्रेड और अल्कोहल बनाने के लिए सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ईस्ट का हमने उपयोग किया, मतलब फर्मेंटेशन की प्रोसेस करी। ये कहीं ना कहीं एक परंपरागत विचार है, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल या पुराना कंसेप्ट है। यदि बात करें आधुनिक आणविक बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें हम मॉलिक्यूल के लेवल पर चर्चा करते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन लेवल्स पर हम चर्चा करते हैं। तो ईएफबी ने जो परिभाषा दी उसमें उसने डीएनए, आरएनए, ये जो मॉलिक्यूल हैं जिनसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उनको तो शामिल किया ही, लेकिन साथ ही साथ उसने जो परंपरागत विचार थे, जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट थे, उनको भी यहां पर शामिल किया और हमें परिभाषा दे दी नए उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान मींस नेचुरल साइंस, किसी जीव, उसकी कोशिका, उसके अंग व आणविक अनुरूपों का समायोजन ही बायोटेक्नोलॉजी है। तो ओवरऑल आपसे यदि कोई पूछ ले व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, तो हम बताएंगे इसमें ईएफबी ने दो थॉट्स लिए, परंपरागत, आधुनिक, आणविक विचार। परंपरागत में हम प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस को यहां पर ले लेंगे। आधुनिक आणविक विचार में हम किसी जीव की कोशिका, उसके अंग, उसके आणविक अनुरूपों का समायोजन करेंगे और वही उद्देश्य रहेगा कि हम मानव के लिए कोई उपयोगी उत्पाद या कोई उपयोगी प्रक्रम यहां पर डेवलप कर दें। यहां से थोड़ा सा और आगे यदि हम चलें, बेटा हमें बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस को समझना है। तो बायोटेक्नोलॉजी को हमने दो ब्रांच में बांट रखा है, वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बेटा यहां पर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि आप बताएं विश्व के स्तर पर सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी फैली हुई है? सोचें आप, एक 2 सेकंड का समय दे रहा हूं आपको। विश्व के स्तर पर सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी फैली हुई है? तो बेटा आंसर है ओबेसिटी, या ओबेसिटी से पैदा होने वाला ब्लड प्रेशर, या ओबेसिटी के कारण होने वाली और दूसरी समस्याएं जिनमें आता है डायबिटीज। तो आज मैं यहां आपके सामने डायबिटीज का एग्जाम्पल ले रहा हूं। बेटा डायबिटीज मेलिटस जो कि इंसुलिन की कमी से होती है। सामान्यतः इंसुलिन का काम क्या है हमारे शरीर में? ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, एंड ग्लाइकोजन इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ ह्यूमन या ऑफ एनिमल। तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन भी नहीं होगा। जब ग्लूकोज नहीं बदलेगा देन कंटिन्यूअसली ब्लड में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रेज करेगा। इसी समस्या को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब यदि इसका ट्रीटमेंट हमें करना है डायबिटीज मेलिटस का, तब इसके लिए हमें चाहिए इंसुलिन। अब क्या करें, एक ऐसे मनुष्य को पकड़ लें क्या जिसमें सामान्य इंसुलिन बन रहा था, उसके पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकालें, और जो पेशेंट है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा था उसको इंजेक्ट कर दें। बट कहीं ना कहीं ये बात नैतिकता के खिलाफ होगी, एथिक्स के, मानवता के खिलाफ होगी। इसीलिए प्रारंभ में डायबिटीज के इलाज के लिए जिस इंसुलिन का प्रयोग किया गया वो इंसुलिन अमानवीय स्रोतों से प्राप्त किया गया। अमानवीय स्रोतों का मतलब है वो इंसुलिन कुछ दूसरे जीवों से, जैसे बकरी, जैसे कि सुअर, जैसे कि कुत्ता, जैसे कि गाय, इनसे निकाला गया। बट उस इंसुलिन का मनुष्य पर दुष्प्रभाव था, या उस इंसुलिन के मनुष्य के ऊपर कुछ अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे थे। ये वाली जो चर्चा है ना, अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव वाली चर्चा, ये मैं इसी बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अगेन हम यहीं लौटकर आते हैं और मैं आपको बता दूं इंसुलिन हमें चाहिए है डायबिटीज के इलाज के लिए। मतलब हमें एक ऐसा उत्पाद बनाना सीखना है जो मानव के लिए क्या होने वाला है, उपयोगी। और उस उत्पाद का नाम है इंसुलिन, उस प्रोडक्ट का नाम है इंसुलिन। तो सबसे पहले हम प्रयोग कर लेते हैं चूहे पर। हमने चूहे से उसके डीएनए को निकाला
और डीएनए को कट किया आरई के द्वारा। बेटा अभी जो आरई यहां लिखी है इसकी डिटेल मैं अभी जस्ट 5 मिनट बाद आपको पढ़ा रहा हूं। इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। ये डीएनए को काटेगा और इसके द्वारा हमने यहां से जीन ऑफ इंसुलिन को प्राप्त कर लिया। इसे बोलेंगे डिजायर जीन, जिसको हम फाइनली आगे फॉर्म करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं जिसके उत्पाद को। यह है हमारी बैक्टीरिया सेल। इस बैक्टीरिया सेल के प्लाज्मिड को हमने लिया, इसे भी आरी से काटा और फाइनली इन इंसुलिन को और कटे हुए प्लाज्मिड को लाइगेज की सहायता से हमने जोड़ा। देन यहां पर फॉर्म हो गया है हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहां पर फॉर्म हुआ, या जिसे हमने नाम दे रखा है आरडीएनए या काइमेरिक डीएनए। अब इस डीएनए को हम ट्रांसफर करेंगे सुइटेबल होस्ट में। सुइटेबल होस्ट से हमारा मतलब है हम एक ऐसे होस्ट में इसको ट्रांसफर करेंगे जहां जाकर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपनी कॉपी बना सके, और जब वो होस्ट सेल अपनी संतति बनाए, अपनी अगली पीढ़ी बनाए, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी उस अगली पीढ़ी में पहुंचे और अगली पीढ़ी में पहुंचकर, अरे किसमें पहुंचकर भाई, उस अगली पीढ़ी में पहुंचकर पुनः अपनी कॉपी बनाए, जिससे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जो उत्पाद है जिसका नाम है इंसुलिन, उस इंसुलिन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके। तो ओवरऑल हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है उस बायोटेक्नोलॉजी में दो ब्रांच है। एक ब्रांच है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी ब्रांच है जिसका नाम है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान हमारी जो प्रोसेस है वो याद रखें, इसमें हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड ट्रांसफर इनटू सुइटेबल होस्ट, इसे कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब इसके लिए हमें इंसुलिन के जीन को या डिजायर जीन को ऑब्टेन करना है, प्लाज्मिड के साथ उस डिजायर जीन को हमें जोड़ना है, देन फाइनली उसे हम ट्रांसफर करेंगे सुइटेबल होस्ट में। यहां तक की जो स्टेप है ये वाली, इस स्टेप को हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट, इसके होने के बाद जब इसके उत्पाद का बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, वो भी सूक्ष्म जीव रहित परिस्थिति में, मतलब जहां पर दूसरे ऐसे सूक्ष्म जीव ना हो जो हमारे प्रक्रम के लिए उपयोगी नहीं है अथवा हानिकारक हैं, वो वहां पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो हमने सुटेबल होस्ट ई कोलाई का यहां पर चयन किया और फाइनली इसके द्वारा बड़े पैमाने पर हम इंसुलिन का उत्पादन करने वाले हैं। तो ये हमारी बायोटेक्नोलॉजी की दो ब्रांच है। यहां से थोड़ा सा आगे चलें तो वही यहां पर लिखा हुआ है, भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करेंगे, होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे, जिससे होस्ट सेल का फिनोटाइप चेंज होगा। जैसे मैंने ई कोलाई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया, देन हमारी ई कोलाई ने इंसुलिन बनाना स्टार्ट किया। क्या ई कोलाई का मेन काम इंसुलिन बनाना है क्या? क्या वो इंसुलिन बनाना उसके लिए नॉर्मल प्रोसेस है क्या? तो आंसर आएगा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर फिनोटाइप में चेंज हुआ ई कोलाई के और उसने इंसुलिन का उत्पादन करना चालू किया। दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, और ये जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग है इसमें हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, बड़े पैमाने पर हमारे उत्पाद का उत्पादन यहां करेंगे। तो ओवरऑल अभी तक हमने परिभाषा सीख ली, ईएफवी का कंसेप्ट देख लिया, एंड ब्रांचेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को देखा। बेटा अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूं VIMP कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो, कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का संकल्पनात्मक विकास। अरे भाई ये विकास हुआ ही क्यों? तो पहले हम जनन पर चलें। दो प्रकार के जनन लेते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक व लैंगिक जनन। साथियों ये जो अलैंगिक जनन है ये आनुवंशिक सूचनाओं को परिरक्षित करता है, प्रिजर्व करके रखता है। इसीलिए हमें एक ऐसे जनन की आवश्यकता थी जिससे वेरिएशन आते हो, जिससे विभिन्नताएं पैदा होती हो। तो लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं पैदा होती हैं, वेरिएशंस पैदा होते हैं। बोले सर वेरिएशन क्यों जरूरी है? बेटा ये जो वेरिएशन है, ये जो विभिन्नताएं हैं,
ये विभिन्नताएं आवश्यक होती हैं इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए आवश्यक होती हैं। तो अलैंगिक की तुलना में लैंगिक जनन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि अलैंगिक जनन के दौरान इवोल्यूशन का स्कोप खत्म हो जाता है, बिकॉज इसके दौरान कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं होते। लेकिन लैंगिक जनन के द्वारा इवोल्यूशन का स्कोप हमेशा हमारे सामने खुला हुआ है, क्योंकि इसके दौरान वेरिएशन हो रहे हैं। लेकिन भाई लैंगिक जनन में भी एक समस्या है। जब हम परंपरागत प्रजनन या सामान्य लैंगिक जनन की तकनीकें यूज करते हैं, तब समस्या यह है, वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन भी अगली पीढ़ी में पहुंच जाता है। मतलब जो लक्षण हम पैदा करवाना चाहते थे अगली पीढ़ी में, वो तो पैदा हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ अवांछित लक्षण भी अगली पीढ़ी में पैदा हो रहे हैं। ये बड़ी समस्या थी हमारे सामने। तब यहां पर इस समस्या का हल है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, जिसके दौरान हम जीन क्लोनिंग व जीन ट्रांसफर का यूज करते हैं। जीन क्लोनिंग का मतलब है जो हमारा डिजायर जीन है हम उसकी कॉपी बना लेंगे और उस डिजायर जीन को हमें जिस भी सेल में ट्रांसफर करना होगा उस सेल में ट्रांसफर करके उस उत्पाद का बड़े पैमाने पर हम क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे सामने फायदा एक है कि इसके दौरान हम केवल और केवल जो वांछित जीन है उसको ही अगली पीढ़ी में पहुंचाते हैं। कोई भी अवांछित जीन, कोई भी अवांछित लक्षण अगली पीढ़ी में ना तो जाएगा ना ही प्रकट होगा। तो बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्चुअल डेवलपमेंट को याद रखना कि अलैंगिक, देन लैंगिक, देन बायोटेक्नोलॉजी। लैंगिक में क्या समस्या है? लैंगिक में समस्या है वांछित के साथ अवांछित के जाने की। बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प कैसे करी? जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर के द्वारा। दो चीजें आ गई, एक आ गया जीन क्लोनिंग, दूसरा आ गया जीन ट्रांसफर। थोड़ा सा और आगे की तरफ यदि हम चलें तो आप यहां देखें, मैंने एक क्वेश्चन रेज किया है, विजातीय जीवों में स्थानांतरित किए गए डीएनए खंड का क्या भविष्य होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, भविष्य। जब भी भविष्य की बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं? जिससे आपका भविष्य सुरक्षित हो जाए, जिससे आप नीट 2025 में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आए और आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बायोटेक्नोलॉजी का गलत ना हो। बस आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना, एक सिंगल क्वेश्चन भी बायोटेक्नोलॉजी का बाहर नहीं जाने देंगे। चाहे वो क्वेश्चन इस थ्योरी से आए, चाहे वो इस थ्योरी के कंसेप्ट का यूज करके कुछ और क्वेश्चन बने, उसको भी हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा विजातीय जीवों में जब हम डीएनए को भेजते हैं, तो सर विजातीय जीव वह जीव जिसका वो डीएनए नहीं है उसको हम बोलेंगे विजातीय जीव। जैसे ई कोलाई में हमने इंसुलिन के जीन को ट्रांसफर किया, क्या इंसुलिन का जीन ई कोलाई का अपना खुद का जीन है क्या? आंसर है नहीं। बोले सर ये तो मनुष्य का है, चूहे का है, बकरी का है, इनमें इंसुलिन का जीन पाया जाता है। इसीलिए हम इंसुलिन के जीन के रिस्पेक्ट में इश्चेरिशिया कोलाई को विजातीय जीव कहेंगे। तो जब हम इंसुलिन के जीन को ई कोलाई में भेजते हैं तो हमारा उद्देश्य है यह जीन ई कोलाई में जाकर सुरक्षित रहे, अपनी सुरक्षा कर सके, वहां जाकर नष्ट ना हो, सबसे पहला काम। दूसरा, ये ई कोलाई यानी अपने होस्ट में जाकर अपनी कॉपी बना सके, अपने नंबर को या अपनी संख्या को इंक्रीज कर सके। और तीसरा काम रहेगा कि जैसे ही ई कोलाई अपनी संतति कोशिकाओं को पैदा करे, उन संतति कोशिकाओं में भी ये इंसुलिन का जीन पहुंचे, ये हमारा ये वाला डीएनए पहुंचे और वहां जाकर फिर अपनी कॉपी बनाए। मतलब वास्तव में हमारे तीन उद्देश्य हैं। नंबर 1, हमारा डीएनए उस होस्ट सेल में अपने आप को सुरक्षित रख सके, अपनी कॉपी बना सके, और जैसे ही होस्ट सेल की कॉपी बने मतलब उसकी अगली पीढ़ी पैदा हो, उसमें भी ये डीएनए अपने आप ही क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ये तीन काम हमें करने हैं। बेटा यदि आप इस डीएनए की कॉपी बनाना चाहते हैं तो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए जरूरी है उसका रेप्लिकेशन होना, और रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है ओराई के साथ जुड़ना। ओराई इन द सेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो यदि हमने जिस डीएनए को
इकोलाई में ट्रांसफर किया है, ये इकोलाई में पहुंचकर उस इकोलाई के जीनोमिक डीएनए से जुड़ जाए, इकोलाई में पहुंचकर उसके जीनोमिक डीएनए से जुड़ जाए, क्योंकि जीनोमिक डीएनए के पास अपनी खुद की ओराई होती है, अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो यदि ये उसके जीनोमिक डीएनए के साथ जुड़ा, तब फाइनली इस वाले जीन की भी कॉपी अपने आप ही बनना चालू हो जाएंगी। तो आप समझ गए हैं, हमें हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे डीएनए को इकोलाई के जीनोमिक डीएनए के साथ जोड़ना होगा, जिससे उसमें ओराई रहे। अगला पॉइंट समझते हैं। बेटा 1972 में दो वैज्ञानिक आए। अच्छा, वो जो अभी अभी मैंने बोला जीनोमिक डीएनए से जोड़ना, वो भी आगे भी कंटिन्यू होगा, और उसका हम एक अल्टरनेट मेथड लेकर आएंगे, प्लाज्मिड वाली, क्योंकि जीनोमिक डीएनए के साथ जोड़ने में कुछ समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को समझ लेंगे, और प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के क्या फायदे होंगे उनको हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी तो समझ गए ना कि भाई विजातीय जीव में जिस डीएनए को हमने डाला उसका क्या होगा, वो सुरक्षित रहे, कॉपी बनाए, अगली पीढ़ी में पहुंचे। कॉपी बनाने के लिए जरूरी है उसका जीनोमिक डीएनए के साथ जोड़ना, जिससे वो ओराई का हिस्सा बन सके। ठीक है, तो यहां देखें, अब 1972 में दो वैज्ञानिक आते हैं, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और इस फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टिव जीन को जोड़ा, और फाइनली इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दिया ईस्चेरिचिया कोलाई में। तो इस तरह से पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बॉयर ने बनाया। जैसे बेटा हम ये चीज पढ़ते हैं, यहां पर आप देखें जो हमारा साइंटिस्ट दे रखा है हर्बर्ट बॉयर, इस हर्बर्ट बॉयर की कहानी लिखी है कि इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया। जो कोहेन है इसने प्लाज्मिड पर काम किया। बेटा प्लाज्मिड के लिए मैंने अलग से हाईलाइट करके यहां लिखा है रिंगलेट्स। ये क्वेश्चन भी नीट में आ जाएगा, पिछले सालों में पूछा भी है, रिंगलेट्स क्या होते हैं, तो आंसर है प्लाज्मिड। ठीक है, तो बॉयर ने आरई पर काम किया, कोहेन ने प्लाज्मिड पर काम किया, और कोहेन ने हमें बताया कि प्लाज्मिड को एक सेल से हटाकर दूसरी सेल में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तब बॉयर व कोहेन ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, इसे सेल में भेजा व इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सहायता से विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करवाया। तो आप वैज्ञानिक में केवल इतना ही याद कर लेना जो मैंने यहां हाईलाइट कर दिया है। ये वाला हाईलाइट ना भी पढ़ेंगे तो ये जो हाईलाइट करके लिखा है यहां पर मैंने, आप सिर्फ इतना याद रखें, इसमें ही आपका नीट का क्वेश्चन यदि इस पैरा से आया तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलें जहां पर हम थे। यहां पर है जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण होते हैं। जो हमारा जीव है, हमारा जीवित जीव है, जब उसमें हम आनुवांशिक रूपांतरण कराना चाहेंगे तो उसके मूलभूत 3 चरण है। सबसे पहला, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। हमें पता है हमारा वांछित जीन इंसुलिन का जीन है, तो उस इंसुलिन के जीन की हम पहचान कर लें कि वो किस डीएनए में है। नंबर दूसरा, उस डीएनए का परपोषी कोशिका में क्या कर दें, स्थानांतरण कर दें। तो नंबर 1, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए जिसमें कि वो वांछित जीन मौजूद है। फिर उसको परपोषी में क्या करें, स्थानांतरित करें। और थर्ड पढ़ें, स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखते हुए उसकी संतति में हम उसका स्थानांतरण कर सकें। वही 3 काम जो अभी हमने डिस्कस किए थे पहले भी। बेटा अब यहां चूंकि ये टेक्नोलॉजी है तो इसके कुछ ना कुछ टूल्स होंगे। तो बात करें टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की, तो टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 3 है। नंबर 1, एंजाइम। नंबर 2, डिजायर जीन, मतलब वह जीन जिसका हम बड़े पैमाने पर जिसके उत्पाद का उत्पादन करना चाहते हैं। एंड थर्ड है वेक्टर, जिसमें जोड़कर हम हमारे डिजायर जीन को
होस्ट सेल में परपोषी कोशिका में भेजने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंजाइम से। 1963 में वैज्ञानिकों ने दो एंजाइम्स को आइसोलेट किया। इन्होंने ये देखा कि जब जीवाणु भोजी मतलब बैक्टीरियोफेज एक जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करता है, तब जीवाणु कोशिका अपने अंदर जीवाणु भोजी की वृद्धि को रोकने के लिए दो एंजाइमों को स्रावित करती है। पहला एंजाइम जीवाणु भोजी के डीएनए में मिथाइल समूह को जोड़ता है, जिसे हमने मिथाइलेज कहा, और दूसरा एंजाइम जीवाणु भोजी के डीएनए को काट देता है। इन दोनों एंजाइमों के कारण जीवाणु भोजी जीवाणु कोशिका में वृद्धि नहीं कर पाता। ये जो दूसरा एंजाइम है जिसने डीएनए को काटा, उसे हमने नाम दिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बेटा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है इसका नाम है हिंडी सेकेंड, और ये हिंडी सेकेंड ऐसा नहीं है कि डीएनए को कहीं भी काटेगा, ये डीएनए को काटेगा विशिष्ट क्षार अनुक्रम में। और सिर्फ ये नहीं, बाद में खोजे गए जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैं वो भी डीएनए को एक विशिष्ट क्षार अनुक्रम में ही काटते हैं, और वो जो विशिष्ट क्षार अनुक्रम है वो 6 बेस पेयर लंबा होता है, जिसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जैसे मैंने नयन कहा, नयन सामने से और पीछे से दोनों तरफ से पढ़ने में सेम सीक्वेंस होता है, तो डीएनए के ऐसे खंड जिन्हें दोनों दिशाओं से पढ़ने में हमें सेम सीक्वेंस मिले उसे कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो बेटा ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है हमारे फर्स्ट आरी का, ये है जीटीसी जीएसी, ठीक है, जो खोजे जाने के 5 वर्ष बाद हमें ज्ञात हुआ, ठीक है। वर्तमान समय में तो जीवाणु के 230 से भी ज्यादा स्ट्रेन से 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे जा चुके हैं। मतलब अब केवल एक आरी नहीं है, अब मोर देन 900 आरी हमारे पास में मौजूद हैं। यदि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नामकरण को देखें, जैसे यहां लिखा है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 नाम का पहला लेटर कैपिटल है, जो उस प्रोकैरियोटिक सेल के जीनस से लिया गया है जिस सेल से हमने इस एंजाइम को आइसोलेट किया। जैसे ई स्टैंड्स फॉर ईश्चरीचिया। सेकेंड एंड थर्ड लेटर जो कि स्मॉल लेटर हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज को, एंड स्पीसीज यहां पर है कोलाई। यहां पर आर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके बाद लिखा हुआ ये जो रोमन अंक है ये उस क्रम को दर्शाते हैं जिसमें जीवाणु के प्रभेद या जीवाणु के स्ट्रेन से हमने एंजाइम को पृथक किया। पहला, दूसरा, तीसरा, उस क्रम को ये दर्शा रहे हैं। बोले सर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वास्तव में है क्या? तो याद रखना एंजाइमों का एक बड़ा समूह है जिसका नाम है न्यूक्लियेजेज। ये उस न्यूक्लियेजेज के सदस्य हैं जिसके अंतर्गत दो आते हैं, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियेज और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। बेटा जो एक्सोन्यूक्लियेज है ये डीएनए को सिरों पर काटता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियेज है वो डीएनए को सिरों से अंदर की ओर काटता है, किनारे से अंदर की ओर काटता है। बोले सर जब ये डीएनए को काटते ही है तो क्या ये डीएनए को कहीं भी काट देंगे क्या? नहीं, मैंने पूरी की पूरी एक्शन ऑफ आरी आपके सामने लिखी हुई है। जब हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए पर आएगा उसको काटने के लिए, तो सबसे पहला काम है इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए की संपूर्ण लंबाई का निरीक्षण करता है, पूरी पूरी होल जो लेंथ है उसका निरीक्षण करेगा, एंड रिकॉग्नाइज इट्स पैलिंड्रोम, अपने खुद के पैलिंड्रोम की पहचान करेगा। जैसे जो हमारा हिंडी सेकेंड था उसका पैलिंड्रोम है जीटीसी जीएसी, ऐसे ही इको R1 का जो पैलिंड्रोम है वो है GAATC। यहां अपोजिट में भी आप पढ़ेंगे GAATC। तो सबसे पहले डीएनए की संपूर्ण लंबाई का निरीक्षण होगा, अपने पैलिंड्रोम को पहचानेगा, और पैलिंड्रोम को पहचानकर थर्ड वाला पॉइंट VIMP है, डबल स्ट्रैंड की दोनों लड़ियों में, डबल स्ट्रैंड की दोनों लड़ियों में जो पैलिंड्रोम है उस पैलिंड्रोम के केंद्र, केंद्र मतलब पैलिंड्रोम का जो सेंटर रहेगा उस सेंटर से किनारों की ओर दोनों लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच, दोनों लड़ियों में
जो समान क्षारकों के मध्य सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटता है। बोले सर ये जो सुगर फॉस्फेट बैकबोन की आप बात कर रहे हैं, तो यहां ध्यान से देखना, दिस इज सुगर, इससे जुड़ा है यहां पर बेस, और सुगर से यहां जुड़ा है फॉस्फेट। बेटा ये वाला जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि ये वाला जो बॉन्ड है वो है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बाद में जब ये न्यूक्लियोटाइड अपने ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो एक और फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनेगा, तब इसे बोलेंगे फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, कुछ इस तरह से। तो मैंने ये बताया है कि डबल स्ट्रैंड की दोनों लड़ियों में पैलिंड्रोम के केंद्र से किनारों की ओर दो समान क्षारकों के बीच सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटता है। मतलब यदि कभी पूछ लिया जाए कहां काट रहा है, तो वो यहां पर कट लगाने वाला है। मतलब पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि वास्तव में आरी किसको काटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को, या ईस्टर बॉन्ड को, मींस फॉस्फो ईस्टर या डाई ईस्टर बॉन्ड को। तो आंसर होगा हमारा ईस्टर बॉन्ड। क्या आपको इतना ध्यान रह जाएगा क्या? यदि हम यहां से थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें, तो यहां पर आप देखें, जैसे ही इसने यहां पर कट लगाया, तो आप देखें, थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, यहां पर जी और ए के बीच में, यहां भी जी और ए के बीच में काटा, सेम ऐसे ही दूसरे डीएनए को भी कट करने पर इस तरह के दो प्रलंबी फैलाव प्राप्त हुए। प्रलंबी फैलाव यानी स्ट्रेची एंड्स, या वे सिरे जो अब खुल चुके हैं, जो ओपन हो चुके हैं। मतलब जो सिरे पहले इस तरह से आपस में जुड़े हुए थे, इनके बीच में यहां पर बॉन्ड था, अब थोड़ा सा हिस्सा काट दिया और आप देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है ये यहां पर ओपन हो चुका है। इसके सामने यदि इसको अपना अपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाए, इसको अपना पूरक भाग मिल जाए, अब उसके साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर यही हो रहा है, ये दोनों भाग एक दूसरे के पूरक हैं, जिन्हें हमने लाइगेज के द्वारा आपस में जोड़ दिया। आगे की कहानी जरा ध्यान से देखना, जो लिखा है, आरी से काटे जाने के बाद हमें प्रलंबी फैलाव प्राप्त होते हैं। यदि वेक्टर को और डिजायर जीन को सेम आरी से काटा है, जो हमारा वेक्टर है उसको और आरी को यदि हमने सेम आरी से काटा है, तो बनने वाले जो प्रलंबी फैलाव हैं, वे प्रलंबी फैलाव एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और चूंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए फाइनली वे लाइगेज के द्वारा जुड़ पाएंगे, उन्हें लाइगेज के द्वारा हम जोड़ सकेंगे। परंतु यदि डिफरेंट आरी से काटें, मैंने यहां क्वेश्चन लिया है, डिफरेंट आरी से काटने पर क्या होगा? तो यदि हम वेक्टर को एक अलग आरी से, डिजायर जीन को एक अलग आरी से काटकर प्राप्त करें, तो उनमें प्रलंबी फैलाव तो रहेंगे, परंतु वो प्रलंबी फैलाव, वो स्ट्रेची एंड्स एक दूसरे के पूरक रहने वाले नहीं है। अब लाइगेज भी आकर उन्हें आपस में जोड़ नहीं पाएगा, उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं करवा पाएगा। इसलिए सेम आरी से काटना ही क्या रहेगा हमारे लिए जरूरी। बेटा अगली जो हेडिंग है VIMP, डीएनए खंड का पृथक्करण व विलगन। जो हम डीएनए चाहते हैं उसका आइसोलेशन कैसे करें, इसके लिए हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सीवीड, समुद्री घास या समुद्री खरपतवार से प्राप्त एग्रोज मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। ये जो एग्रोज जेल होती है, इसका होता है सीविंग इफेक्ट, छलनी प्रभाव, जिसके द्वारा ये डीएनए के खंडों को अपनी लंबाई के आधार में जमा कर देती है। कैसे करेगी? तो हमने यहां पर एग्रोज जेल की एक प्लेट ले ली है, जिसमें जो साइट है 1, 2, 3 एंड 4, यहां ये वेल्स या कूप हैं, इसे बोलते हैं लोडिंग साइट। तो इसको बड़ा कर देते हैं अपन, इसको यहां पर हमने बोला है लोडिंग साइट या कूप है ये, जिसमें हमने हमारे डीएनए को प्लस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यहां पर हमने फिल कर दिया, यहां भर दिया है हमने। चूंकि डीएनए एक ऋण आवेशित अणु है, इस तरफ की प्लेट को हमने नेगेटिवली चार्ज कैथोड रखा, दूसरे तरफ की प्लेट को हमने पॉजिटिवली चार्ज रखा। जैसे जैसे आरी डीएनए के ऊपर अपनी एक्शन करेगा, डीएनए के खंड छोटे छोटे भागों में बंटते जाएंगे,
या डीएनए के छोटे छोटे खंड हमें प्राप्त होंगे? बेटा जो डीएनए का कटने के बाद सबसे छोटा खंड बनेगा उस पर यह नेगेटिव प्लेट सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लगाएगी और पॉजिटिव प्लेट सबसे ज्यादा आकर्षण लगाएगी। तो सबसे छोटा वाला जो खंड है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करके यहां पर एनोड के पास आ जाएगा, यहां एनोड के समीप आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। और जो सबसे बड़ा खंड रहेगा वो हमारा कैथोड के ही समीप रहेगा। यहां पर ये जो डायग्राम में इनने लिखकर दिया है, पथ 1 असार संग्रही व पथ 2 से 4 सार संग्रही, इसका मीनिंग समझना, VIMP है, पेपर में आ जाएगा नीट एग्जाम में। बेटा पथ 1 वाला डीएनए आप देखेंगे तो वही बड़ा सा खंड यहां रखा है जिसने बिल्कुल भी डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं किया। आप देखें डायग्राम में ध्यान से, तो इसने यहां पर बिल्कुल भी डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं किया, मतलब ये अभी भी अनडाइजेस्टेड है, इस पर आरई ने एक्शन नहीं करी। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि यदि ये सीक्वेंस या यदि ये प्लेट इको R1 को अप्लाई करने के बाद मिली तो आप बताएं किस कूप के डीएनए में इको R1 का पैलिंड्रोम नहीं था? अरे क्वेश्चन सुना, यदि ये एग्रोस जेल की प्लेट हमें इको R1 को अप्लाई करने के बाद मिली तब इनमें से किस कूप के भाग में या किस कूप में इको R1 का पैलिंड्रोम नहीं था? भाई जहां पैलिंड्रोम नहीं होगा वहां डीएनए कटने वाला नहीं है। तो आप देखें कूप नंबर 1 का डीएनए जैसा पहले था वैसा का वैसा रखा है, मतलब इसमें हमारे इको R1 का पैलिंड्रोम मौजूद नहीं था। अरे क्या ये बात समझ आ रही है क्या सबको? बेटा बहुत ध्यान से आप इन चीजों को सीखते चलें, VIMP है, ठीक है। यहां पर हम ये भी बता सकते हैं कि कूप नंबर 2, 3 और 4 में हमारे इको R1 के पैलिंड्रोम कितनी बार रिपीट हुए हैं? बोले कैसे बताएंगे? आप यहां देखें, यहां पर 1 2 3 4 सेकंड नंबर में डीएनए को काटने के बाद हमें उसके 4 टुकड़े मिले हैं। तो अब हमने एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, यहां पर डेवलप कर लेते हैं फॉर्मूले को कि यदि हमारे पास में रेखीय डीएनए है, इस तरह का लीनियर डीएनए है, और लीनियर डीएनए में मान लीजिए हमारे इको R1 का पैलिंड्रोम एक बार यहां पर है, एक बार पैलिंड्रोम यहां है। यदि 2 बार पैलिंड्रोम होगा तो ये काटेगा कैसे, ये समझना। यहां पर एक यहां कट लगाएगा, एक यहां पर कट, यहां पर और यहां पर कट लगेगा। फाइनली हमें डीएनए के कितने खंड मिलेंगे? आप देखें जैसे यहां से कटेगा तो एक ये वाला खंड मिल जाएगा पहला, फिर एक यहां से लेकर यहां तक का जुड़ा हुआ दूसरा, और एक मिलेगा तीसरा। मतलब हम एक फॉर्मूला याद कर लें, लीनियर डीएनए में रेखीय डीएनए के लिए नंबर ऑफ सेगमेंट या नंबर ऑफ फ्रेगमेंट जो हमें आरई से कटने के बाद मिलेंगे वो होंगे नंबर ऑफ पैलिंड्रोम +1। मतलब जितने पैलिंड्रोम होंगे उससे एक ज्यादा खंड हमें यहां पर मिलने वाला है। और यदि बात करेंगे सर्कुलर डीएनए की, तो सर्कुलर डीएनए में जो हमें आरई से कटने के बाद मिलेगा वो मिलेगा नंबर ऑफ पैलिंड्रोम के बराबर। तो यदि यहां पर वो हमसे पूछ ले, यदि वो यहां पर हमसे पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? वो हमसे यदि यहां पर ये पूछ ले कि 1 2 3 एंड 4 में से किसमें आरई के कितने पैलिंड्रोम मौजूद हैं, यदि दिया गया डीएनए गोलीय था या दिया गया डीएनए रेखीय था। तो रेखीय डीएनए के लिए जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें यहां पर 8 डीएनए के छोटे छोटे खंड मिले। इसका मतलब है पैलिंड्रोम उसमें 7 थे। मतलब 4 नंबर वाला जिसमें हमने डीएनए लोड किया ना, इसमें इको R1, यदि इको R1 से काटा है तो, हिंडी2 से काटा है तो उसके लिए जिस भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा है उसके पैलिंड्रोम यहां 7 थे रेखीय के लिए। और यदि यही सेम क्वेश्चन गोलाकार के लिए आ जाता तो जितने ये खंड हमें कटने के बाद मिले हैं उतने के उतने ही पैलिंड्रोम होते। ये है
आज हमारे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपको दिया गया आज का एक नगेट। ये नगेट आपको काम करेगा एग्जाम हॉल में, इसको आप याद रखें। पेपर में यदि ये क्वेश्चन आए तो फिर मजा आ जाएगा। अगली चीज जरा ध्यान से देखना आप सभी। जब हमने डीएनए को इस तरह से काट तो दिया, बट ये डीएनए अभी हमें दिखाई नहीं देगा। इस डीएनए को देखने के लिए हम जेल के ऊपर स्प्रे करेंगे एथिडियम ब्रोमाइड का प्लस अल्ट्रा वायलेट रेस का, परावैंगनी किरणों का। परावैंगनी किरणों का एक्सपोजर देने पर हमें जो डीएनए है वो चमकीली नारंगी रंग की पट्टी के रूप में दिखाई देगा। अगेन ये क्वेश्चन नीट एग्जाम का है, ठीक है। फाइनली हम एग्रोस जेल की पट्टियों को काटकर उनसे हमारे वांछित जीन को प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रम को छालन या इल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बेटा जेल में वो जो मैंने आपको बताया है वो आप जरूर याद रखना कि किस कूप में मौजूद डीएनए के खंड में कितने पैलिंड्रोम हैं। ये संख्या यदि वो पूछ ले तो मजा आ जाएगा पेपर में। जिन लोगों ने अपनी क्लास में प्रिपरेशन के दौरान इसको पढ़ा होगा वे लोग आसानी से इस क्वेश्चन को पेपर हॉल में अटेम्प्ट करके आ जाएंगे, और जिनने क्लास में नहीं पढ़ा होगा वो वहां जाकर सोचेंगे वास्तव में इस क्वेश्चन को करना कैसा है, उनको ही ज्यादा समय लगेगा अपने पेपर को हल करने में। तो आप यहां देखें, क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग संवाहक हमें पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो वास्तव में यदि ये क्वेश्चन आ जाए व्हाई वी नीड अ क्लोनिंग वेक्टर, हमें क्लोनिंग संवाहक की क्या आवश्यकता है, ध्यान से सुनना। बेटा जब हमने डीएनए को विजातीय कोशिका में डाला था ना, विजातीय जीव में, तो हम चाहते थे वो डीएनए उसके जीनोमिक डीएनए के साथ जुड़ जाए। भाई जीनोमिक डीएनए यदि वो इस तरह का गोलाकार जीनोमिक डीएनए है, ये मेरा विजातीय डीएनए है, क्या ये अपने आप जाकर यहां जुड़ेगा? अरे भाई हमें पहले इस जीनोमिक डीएनए को काटना होगा और काटकर यहां एक स्पेस क्रिएट करना होगा जिससे फाइनली हमारा ये जो डीएनए है, जो हमारा विजातीय डीएनए है, जो हमारा बाहरी डीएनए है, ये जाकर जीनोमिक डीएनए के साथ जुड़ सके। काटने की प्रक्रिया के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अप्लाई करना होगा। बेटा यदि हम जीनोमिक डीएनए को काटने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अप्लाई किए और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने डाला, यदि जीनोमिक डीएनए में उसका पैलिंड्रोम 1 से ज्यादा था, तब जीनोमिक डीएनए का केवल एक टुकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। और अब फाइनली हमारा उसके साथ में बाहरी डीएनए को जोड़ने का कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो जीनोमिक डीएनए नष्ट हो चुका है, हमने उसे छोटे 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 खंडों में तोड़ दिया है। इसीलिए हमें वेक्टर चाहिए, और ऐसे वेक्टर चाहिए हमें जो जब होस्ट सेल में जाएं तो होस्ट सेल के गुणसूत्री डीएनए के नियंत्रण के बिना, होस्ट सेल के गुणसूत्री डीएनए के नियंत्रण के बिना, मतलब जीनोमिक डीएनए के नियंत्रण के बिना अपनी कॉपी बना सकें, उन्हें हमें जीनोमिक डीएनए से जोड़ने की कोई जरूरत ना पड़े। तो यहां पर प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी, प्लाज्मिड व जीवाणु भोजी, ये दोनों ऐसे हैं जो जीवाणु कोशिकाओं में पहुंचकर बिना गुणसूत्री डीएनए के नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से अपनी कॉपी बनाने में क्या होते हैं? सक्षम। जैसे बात करें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिकाओं में 1 से 2 कॉपी मिलती हैं। कुछ ऐसे प्लाज्मिड हैं जिनकी 15 से 100 या उससे भी ज्यादा कॉपीज मिलती हैं। जो हमारा जीवाणु भोजी है, इसकी हाई कॉपी नंबर पर सेल पाया जाता है जीवाणु कोशिका के अंदर। तो हम जब हमारे विजातीय जीव में डीएनए को भेजेंगे जोड़कर, हम उसे ऐसे वेक्टर के साथ जोड़कर भेजेंगे जिसका कॉपी नंबर कैसा हो? ज्यादा, जो वहां जाकर अपनी ज्यादा से ज्यादा क्या बनाए? कॉपी बनाए। ये हमारा उद्देश्य रहेगा। बेटा जो ये कॉपी नंबर मैंने लिखा ना, जैसे प्लाज्मिड की 1 से 2 कॉपी या 15 से 100 या उससे ज्यादा, इसका मतलब ये है कि ये किसी विशिष्ट जीवाणु कोशिका में पहुंचकर कब तक अपना रेप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि उनका कॉपी नंबर 15 है, उनका कॉपी नंबर 100 है, तो 15 से लेकर पहले 100 कॉपी बनाएंगे, तब जाके वो सेल 2 भागों में डिवाइड होगी। अगेन वो वहां पहुंचने वाले डीएनए अपनी 15 से लेकर 100 कॉपीज बनाएंगे। इससे ही तो बड़े पैमाने पर हमारा क्या होगा? उत्पादन हो जाएगा वांछित जीन का।
वांछित जीन के उत्पाद का। बात करें यहां मॉड्यूलेशन ऑफ वेक्टर की। बेटा मॉड्यूलेशन ऑफ वेक्टर का मतलब है वेक्टर की संरचना को यहां हमें समझना है। तो वेक्टर की संरचना में तीन चीजें होना चाहिए। नंबर वन, ओराई। ओराई क्यों होना चाहिए? ओराई इन द सेंस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों होना चाहिए भाई ओराई? क्योंकि ओराई होगी तब जाके ही तो इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और जब इसका रेप्लिकेशन होगा तो इसके साथ जुड़े हुए हमारे डिजायर जीन का भी रेप्लिकेशन होगा। इसीलिए यहां पर ओराई होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे सेलेक्टेबल मार्कर, वर्ण योग्य चिन्हक होना जरूरी है, जो हमें बताएंगे कि किस होस्ट सेल में हमारा डिजायर जीन पहुंचा है और किस होस्ट सेल में हमारा डिजायर जीन नहीं पहुंचा। बोले सर ऐसा क्यों पता करना है? क्योंकि भाई जब बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए जिन होस्ट सेल को हम पोषक माध्यम दे रहे हैं क्या उनके अंदर हमारा डिजायर जीन है या डिजायर जीन नहीं है। मान लो हम ऐसी होस्ट सेल को पोषक माध्यम देते रहे, उन्हें न्यूट्रिटिव मीडिया देते रहे जिनमें हमारा डिजायर जीन ही मौजूद नहीं है, तब तो अननेसेसरी हमारा लॉस हो रहा है और उत्पादन नहीं हो रहा। इसलिए हमें पता होना चाहिए हमारा जो डिजायर जीन है वो किन होस्ट सेल के अंदर मौजूद है, तब हमें जरूरत पड़ेगी सेलेक्टेबल मार्कर की। और तीसरा है क्लोनिंग साइट होना चाहिए। बोले सर क्लोनिंग साइट मींस क्या है? क्लोनिंग साइट का मतलब ऐसे स्थल होने चाहिए हमारे वेक्टर में जहां जाकर हम डीएनए को जोड़ सकें। जोड़ना है मतलब पहले वेक्टर को काटना है, काटना है मतलब आरई को अप्लाई करना है, मतलब क्लोनिंग स्थल कुछ और नहीं है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्नाइज साइट है जिन पर आरई अप्लाई करेंगे, आरई वहां से डीएनए को काटेगा और काटने के बाद वहां पर नए खंड को जोड़ देगा, नए डीएनए को जोड़ देगा। तो आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। बेटा ये जो ओराई है इसका अभी बता दिया था, ये रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। अब जो ओराई है वो दो प्रकार की होती हैं, एक वे जो लो कॉपी नंबर को सपोर्ट करती हैं और एक वे जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करती हैं। लो कॉपी नंबर एंड हाई कॉपी नंबर का मीनिंग समझते हैं। मतलब एक ऐसी ओराई है जो प्लाज्मिड की या हमारे वेक्टर की थोड़ी सी ही कॉपी बनाकर निष्क्रिय हो जाती है, और एक ऐसी ओराई है जो बहुत सारी कॉपी बनाने के बाद भी सक्रिय बनी रहती है। तो आप बताएं यदि हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है तो कैसी ओराई चाहिए जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे या जो लो कॉपी नंबर को सपोर्ट करे? तो मैं समझ गया हूं आप सबका आंसर आ रहा है सर जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरे हैं सेलेक्टेबल मार्कर, ये हमें रूपांतरज व अरूपांतरज के बीच का अंतर करके देते हैं। बोले सर रूपांतरज मींस ट्रांसफॉर्मेंट, अरूपांतरज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये क्या होते हैं? बेटा ऐसी होस्ट सेल जिसमें बाहर का डीएनए प्रवेशित हुआ है उन्हें बोलते हैं रूपांतरज, ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। जबकि ऐसी होस्ट सेल जिसमें बाहर का डीएनए एंटर नहीं हुआ है उन्हें बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, अरूपांतरज। तो इस काम के लिए प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जैसे हम बात करें एम्फिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, कैनामाइसिन, इन सब का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हमारी जो सामान्य इकोलाई सेल होती है उसमें इनमें से किसी भी एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोध पाया नहीं जाता। क्लोनिंग स्थल, बोले सर क्लोनिंग स्थल क्या है? देखें आप, जैसे लिखा है PHT1, PVU1, EcoR1, Clay1, HindD3, WAMH1, Cell1, PVU2। ये सारे जो नाम लिखे हैं ये नाम है हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हैं मतलब यहां पर PHT1 का पैलिंड्रोम मौजूद है। तो यदि PHT1 आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर इसको काट देगा। तो अब एक लाइन याद करना मेरे साथ में, हमारे वेक्टर में अलग अलग आरई के लिए तो पैलिंड्रोम पाए जा सकते हैं, बट सेम आरई के लिए एक से ज्यादा पैलिंड्रोम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि सेम आरई के लिए एक से ज्यादा पैलिंड्रोम रहा तो हमारे वेक्टर के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे फ्रेगमेंट बन जाएंगे और फिर वो जीन ट्रांसफर को करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए याद रखें एक वेक्टर में एक से ज्यादा आरई के लिए तो पैलिंड्रोम हो सकते हैं,
परंतु सेम आरई के लिए केवल एक पैलिंड्रोम हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यदि वो एक से ज्यादा रहे सेम आरई के लिए, तब उससे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे हमारे वेक्टर के, और फाइनली जीन ट्रांसफर जो है वो इम्पॉसिबल जैसा यहां पर हो जाएगा। बेटा पीछे जो मैंने डायग्राम बताया था वो था पीवीआर 322 का, प्लाज्मिड ऑफ बोलिवर एंड रॉड्रिक। मैंने यहां पर उसका छोटा सा डायग्राम लिया जिसमें पीएचटी1 पीवीयू1, यहां वाला इको R1 सेल 1 हिंड D3 उनको मैंने यहां पर नहीं लिया, या यहां पर मौजूद पीवीयू2 को मैंने यहां पर नहीं लिया। मैंने केवल यहां पर लिया है दो स्थलों को, जैसे इतना जो डीएनए का हिस्सा है, चलिए एक बार यहां भी दिखा देता हूं। इतना जो हिस्सा है इसमें एम्फीसिलिन के लिए प्रतिरोध है, यहां पर टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोध वाला हिस्सा है। इस एम्फीसिलिन वाले प्रतिरोध पर दो आरई के क्रम है, पीएचटी1 और पीवीयू1। टेट्रासाइक्लिन पर दो के हैं, वेमएच1 एंड सेल1। तो हम हमारी पूरी प्रोसेस यही एम्फीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाले हिस्से से ही करेंगे। बेटा यदि मैं हमारे इस पीवीआर 322 को वेमएच1 से काटूं, तो वेमएच1 से काटने पर यह होगा कि हमारा जो पीवीआर 322 है उसका टेट्रासाइक्लिन के लिए जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध खत्म हो जाएगा, परंतु एम्फीसिलिन के लिए अभी भी प्रतिरोध शेष रहेगा। जब तक इसको काटा नहीं था इस प्लाज्मिड को, इसमें एम्फीसिलिन व टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए प्रतिरोध मौजूद था, लेकिन जैसे ही मैंने इसको वेमएच1 से काटा, वेमएच1 से काटने पर वेमएच1 से काटने पर इसका टेट्रासाइक्लिन के लिए जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो गया, लेकिन जो एम्फीसिलिन है उसके लिए जो प्रतिरोध है वो अभी भी शेष रहेगा। तो अब हमें यहां सेलेक्टेबल मार्कर को समझना है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का डिफरेंस करके देंगे। तो ट्रांसफॉर्मेंट में भी हमें बताएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट व रिकॉम्बिनेंट, पुनर्योगज व पुनर्योगज। इसको यहां ध्यान से देखना आप इस वाले पेज पर। मैंने यहां पर 3 होस्ट सेल ले ली हैं, तीनों ही बैक्टीरिया सेल है, सामान्य ई कोलाई की सेल है। पहली वाली सेल में बाहर का कोई डीएनए एंटर नहीं हुआ, ना तो प्लाज्मिड आया पीवीआर 322, ना ही हमारा डिजायर जीन, ना कोई रिकॉम्बिनेंट, ऐसा कुछ भी नहीं आया। जब हमने इसके ऊपर एम्फीसिलिन डाली तो इस ई कोलाई सेल की ग्रोथ कम होने लगी। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी ग्रोथ कम हो रही है, इसका मतलब है इसके पास इनमें से किसी के लिए भी कोई प्रतिरोध मौजूद नहीं है। प्रतिरोध नहीं है मतलब ये सामान्य ई कोलाई की सेल है, और इसे हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो अपने आप इसकी ग्रोथ कम हो गई है, अब इसे हमें पोषक माध्यम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम देखें सेकंड नंबर पे, एम्फीसिलिन देने पर भी ग्रोथ हो रही है, टेट्रासाइक्लिन डालने पर भी ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब इसमें एम्फीसिलिन व टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए प्रतिरोध मौजूद है। जब दोनों के लिए प्रतिरोध मौजूद है, इसका मीनिंग है इसमें बाहर का डीएनए एंटर हुआ है, मतलब यह है रूपांतरित कोशिका, यह है ट्रांसफॉर्मेंट सेल। लेकिन यह ट्रांसफॉर्मेंट सेल ऐसी है जिसमें केवल और केवल प्लाज्मिड ही आया है, इसमें कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंटर नहीं हुआ। आप यहां से ना सोचें मैंने यहां प्लाज्मिड लिखा, ये तो सिर्फ बात के लिए आपको है कि आप यहां से पहले समझ लें कि इसमें आया कौन है। तो इसमें प्लाज्मिड आया है, तो सर कैसे पता चला? क्योंकि प्लाज्मिड में ही एम्फीसिलिन व टेट्रासाइक्लिन दोनों के लिए प्रतिरोध मौजूद होता है। यदि वो कटा होता वेमएच1 से, तो वेमएच1 से कटने के बाद उसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोध नहीं होता, फिर तो टेट्रासाइक्लिन डालने पर वृद्धि क्या होनी थी? कम। यहां तो वृद्धि हो रही है, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यहां केवल और केवल प्लाज्मिड आया है। यहां पर आप देखें तो एम्फीसिलिन में वृद्धि हो रही है, टेट्रासाइक्लिन में वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब यहां पर वेमएच1 ने हमारे पीवीआर 322 को काटा है, और उसने जब काटा तो वहां पर हमारा डिजायर जीन भी ऐड हो गया है। दैट इज ये ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट सेल है, हमें इसका ही सिलेक्शन करना है। तो मैंने यहां अगेन लिख दिया है कि पीवीआर 322 को वेमएच1 से काटने पर इस स्थल पर डिजायर जीन को हमने जोड़ा, परिणाम स्वरूप टेट्रासाइक्लिन के लिए उपस्थित जो प्रतिरोध है वो नष्ट हो गया। इसी घटना को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी कहते हैं, कि हमारे डिजायर जीन के इंसर्ट होने से, हमारे डिजायर जीन के ऐड होने से यहां पर मौजूद जो टेट्रासाइक्लिन है, यहां पर मौजूद जो टेट्रासाइक्लिन के लिए प्रतिरोध वाला जो जीन है वो निष्क्रिय हो गया, इसलिए इसे हमने नाम दिया इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बेटा इस तरह का ये जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट में, नॉन रिकॉम्बिनेंट में, ट्रांसफॉर्मेंट में और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में, इस सिलेक्शन को करने के लिए हमें एक साथ दो प्लेटों पर प्लेटिंग करनी पड़ रही। देखें आप,
यहां पर एक प्लेट पर एम्फिसिलिन, एक प्लेट पर टेट्रासाइक्लिन को अप्लाई करना पड़ रहा है। तो एक साथ दो प्लेटों पर प्लेटिंग करनी पड़ रही है, और दो प्लेटों पर जब प्लेटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, ये प्रोसेस जटिल हो गई है। क्योंकि हमें इन चीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, और बड़े पैमाने पर उत्पादन इंडस्ट्री के लेवल पर ही होता है। और बेटा आप सभी समझते हैं कि जो इंडस्ट्री है उसमें हमें कितने सारे ऐसे ट्रेंड वर्कर्स मिलेंगे जिन्हें बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज होगा, जो दो प्लेटों पर प्लेटिंग करके ये बता पाएंगे कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन रिकॉम्बिनेंट और कौन नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसलिए हमें एक अल्टरनेट सिलेक्टेबल मार्कर की आवश्यकता है, जो ऐसे वर्कर्स की भी हेल्प कर सके जो बहुत ज्यादा यदि पढ़े हुए नहीं है, जिन्हें बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, तब भी वो बता पाए कि किस सेल का उन्हें सिलेक्शन करना है और किस सेल को उन्हें रिजेक्ट करना है। तब एक नए तरह के सिलेक्टेबल मार्कर को डेवलप किया, और ये है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एनकोडिंग रीजन, जो हमारे ओपेरॉन का भी हिस्सा होता है। बेटा ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, जब ये एंजाइम बनता है, यदि उपस्थित रहता है, तो ये रंग युक्त पदार्थ का उपयोग करके जीवाणु की ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता है। मतलब यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब ही ये है कि उस स्थान पर हमारा डीएनए अभी कटा हुआ नहीं है। और यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का उत्पादन होना बंद हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि यहां पर हमारा डीएनए कटा है और यहां पर कोई ना कोई बाहरी जीन आकर इंसर्ट हो गया है, तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या हो गया है, निष्क्रिय। तो यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता रहेगा तो ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी, और यदि ये बनना बंद हो गया तो कलरलेस कॉलोनी बनेगी, और कलरलेस रंगहीन कॉलोनी बताती है कि वो रिकॉम्बिनेंट है। तो आप देखो ना, यदि हम किसी वर्कर को एक बड़े से कंटेनर के ऊपर भी चढ़ा दें और उससे बोलें देख भाई उसमें जो लिक्विड पड़ा है वो कैसा दिख रहा है, यदि उसने कहा सर अभी भी ब्लू कलर का हमें दिखाई दे रहा है, हम बोलेंगे यार वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो उसमें और अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दे, वो जो बोतल रखी है उस बोतल में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दे, वो धीरे धीरे उसका कलर जो है वो चेंज होना चालू होगा, और जैसे ही वो कलरलेस होगा हमें समझ आएगा कि वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, हमें इसका ही सिलेक्शन करना है और इसी को हमें ग्रोथ करने का मौका देना है। बेटा थोड़ा सा और बचा हुआ है यहां पर, पिछला पेज देखें एक। हम पौधों व जंतुओं में जीन के ट्रांसफर के लिए कुछ और भी दूसरी चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। बेटा एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसे ट्यूमर इंड्यूसर प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड है इसका काम है टीडीएनए को, ट्यूमर डीएनए को डाइकॉट प्लांट में ट्रांसफर करना, ट्यूमर डीएनए को डाइकॉट प्लांट में ट्रांसफर करना। और जब ये टीडीएनए डाइकॉट प्लांट में ट्रांसफर होगा तब वहां जाकर ये उसमें ट्यूमर उत्पन्न कर देता है। ऐसे ही एक है रेट्रोवायरस, जो एनिमल सेल में कार्सिनोजेनिक है। यदि हम इन दोनों को डिसआर्म्ड कर दें, मतलब जो इनमें रोग पैदा करने की क्षमता है उस रोग पैदा करने की क्षमता को हटा दें, लेकिन इनके पास एक क्षमता अच्छी है, ये अपने आप स्वतः ही एक सेल से दूसरी सेल में जाकर वहां पर अपने डीएनए को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यदि हम इनको डिसआर्म्ड कर दें, इनको हम नॉन पैथोजेनिक बना दें, आरोगजनक बना दें, और आरोगजनक बनाने के बाद यदि इसमें हम हमारे डिजायर जीन को जोड़ दें, तो ये एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड ये डाइकॉट प्लांट में जीन को स्थानांतरित कर देगा, और रेट्रोवायरस जो है ये एनिमल्स में जीन को स्थानांतरित कर देगा। ये दो पॉइंट जरूर याद रखना आप लोग। यहां से थोड़ा सा आगे की तरफ यदि हम जाएं तो हमें मिल रहा है वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। बेटा वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर में सबसे पहली मेथड है केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड में हम हमारी सेल को डीएनए लेने के लिए सक्षम बनाते हैं, कॉम्पिटेंट बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं सक्षम उसको? क्योंकि डीएनए एक ध्रुवीय अणु है और हमारी सेल मेम्ब्रेन के आर पार स्वतः ही ध्रुवीय अणु नहीं जा सकते। तब सबसे पहले हमने हमारी सेल को ट्रीट किया कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे द्विधनावेशित डाइवेलेंट कैटाइंस से, जिनमें धनावेश मौजूद है। जब हमने इसे द्विधनावेशित आयनों से किया तो चूंकि डीएनए पर ऋणावेश है, ऋणावेशित डीएनए इस कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ जुड़ा, आइस हमने डाला और मजबूती से जुड़ा, अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया, सेल मेम्ब्रेन में जो पोर थे वो 42 डिग्री सेल्सियस मिलने पर बड़े हो गए, और ये वाले जो पार्टिकल्स थे वो कहां गिर गए, सेल में। अगेन आइस देने से जो पोर्स हैं वो फिर से बंद हो गए। तो सबसे पहले कैल्शियम, देन आइस, 42 एंड आइस। बेटा माइक्रो इंजेक्शन मेथड है जिसमें हम सीधे ही माइक्रोन
साइज की निडल के द्वारा डीएनए को इंजेक्शन में लेकर जो एनिमल सेल है उसके न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर देते हैं। जीन गन, बायोलिस्टिक या बम्बार्ड मेथड, यूएसए के साइंटिस्ट स्टैनफोर्ड ने इस मेथड को डेवलप किया था। और बेटा ये जो मेथड है, इस मेथड का यूज हम प्लांट सेल में जीन के स्थानांतरण के लिए करते हैं। और इस मेथड में हम गोल्ड या टंगस्टन, ये जो मेटल है, इनके छोटी छोटी गोलिकाओं, बहुत फाइन पार्टिकल्स को लेते हैं जिन पर धनावेश है, डीएनए उनके चारों तरफ लिपट जाता है और फाइनली हीलियम के प्रेशर में हम इन्हें प्लांट सेल पर सूट कर देते हैं, जिससे फाइनली डीएनए का क्या हो जाता है, ट्रांसफर। अगली जो हेडिंग है वह आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का आइसोलेशन। क्वेश्चन उठता है डीएनए का आइसोलेशन करने की आवश्यकता क्यों है? बेटा वास्तव में हम डीएनए का आइसोलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डीएनए को आरी से काटना है। यार आरी से जब काटना है तो एटलीस्ट डीएनए शुद्ध अवस्था में तो होना चाहिए ना, क्योंकि डीएनए एक ऐसा अणु है जो दूसरे जैव अणुओं से घिरा हुआ है। तो हमें डीएनए चाहिए बिल्कुल प्योर फॉर्म में, तब जाके ही आरी उसके ऊपर क्या होगी, अप्लाई। तो यदि पेपर में पूछ लिया जाए डीएनए को पृथक करना क्यों जरूरी है, तो आंसर होगा क्योंकि आरी डीएनए पर तभी काम करेगी जब वो शुद्ध अवस्था में होगा। सॉरी, ठीक है। यहां पर हम बात करें कि डीएनए यदि प्लांट सेल के अंदर बंद है तो सबसे पहले प्लांट सेल की सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलेज एंजाइम आएगा। जीवाणु सेल के अंदर है, लाइसोजाइम आएगा। फंजाई सेल के अंदर है तो उसकी सेल वॉल को तोड़ने के लिए काइटिनेज आएगा। बट इतना होने के बाद भी अभी हमारे डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन लिपटा है तो प्रोटीएजेज आएंगे। आरएनए लिपटा है, आरएनएज या राइबोन्यूक्लिएजेज आएंगे। यदि उसके चारों तरफ कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो फिर वहां पर हमारे डीएनए के लिए वहां पर हम कार्बोहाइड्रेजेस का यूज करेंगे। बट फिर भी एनसीईआरटी में हमें केवल दो ही चीजें याद करनी है, प्रोटीएजेज एंड काइटिनेजेज। कार्बोहाइड्रेट्स रहने देंगे हम इसमें। फिर इतना होने के बाद हम उस मिक्सचर में चिल्ड इथेनॉल को मिलाते हैं। चिल्ड इथेनॉल को मिलाने पर जो हमारे डीएनए है उस डीएनए का क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा और डीएनए ऊपर आ जाएगा। तो चिल्ड इथेनॉल मिलाने पर डीएनए का जो प्रेसिपिटेट आया उसे फाइनली हम करेंगे पृथक, और पृथक करने को कहा जाता है स्पूलिंग। आप देखें एनसीईआरटी की बदमाशी देखें, स्पूलिंग शब्द यहां कहीं भी थ्योरी में उसने लिखकर नहीं दिया है। जैसे पिछले वाले डायग्राम में सार व असार संग्रही, ये वाले शब्द केवल और केवल जो हमारी डायग्राम के नीचे की हेडिंग है उसमें लिखकर दे रखा है। ऐसे ही यहां पर स्पूलिंग हमें याद रखनी है कि स्पूलिंग के द्वारा हम इस द्रुत शीतित या चिल्ड इथेनॉल से पृथक किए हुए डीएनए को यहां पर प्राप्त कर लेंगे। अगला है बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। बेटा सबसे पहले तो पीसीआर वर्सेस रेप्लिकेशन को समझें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम है डीएनए की कॉपी बनाना, रेप्लिकेशन का काम भी है डीएनए की कॉपी बनाना। बट रेप्लिकेशन की प्रोसेस प्राकृतिक परिस्थितियों में कोशिका के अंदर होती है, इसलिए मैंने उसको लिखा है इन विवो, प्राकृतिक होने वाली प्रोसेस है। जबकि पीसीआर इन विट्रो या आर्टिफिशियल तरीके से होने वाली प्रोसेस है। बेटा यहां हम ये समझ लें इन विट्रो और इन विवो हम करवा क्यों रहे हैं। इन विट्रो का तो पता है, डीएनए से डीएनए की कॉपी सेल के अंदर बना रहे थे। बट जब भी किसी काम जो पहले नेचुरल हो रहा हो, यदि उसे हम आर्टिफिशियल करते हैं तो नेचुरल की तुलना में और सरल करेंगे या कॉम्प्लिकेट करेंगे? तो आपका आंसर आ गया सरल करेंगे। और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे, मतलब कम ऊर्जा के खर्चे पर करेंगे या ज्यादा ऊर्जा के खर्चे पर करेंगे? तो आपका आंसर आ रहा है कम ऊर्जा के खर्चे पर करेंगे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारे नेचुरल रेप्लिकेशन की प्रोसेस का ही दूसरा रूप है, बट ये बहुत सिंपल है। जहां रेप्लिकेशन मल्टी स्टेप एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, वहां पीसीआर में 3 या 4 स्टेप हैं जो बहुत सिंपल हैं, और जिस एंजाइम पर डिपेंड करती है वो केवल एक है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। बट ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है ये नॉर्मल वाला पॉलीमरेज ना होकर ये हमें मिलता है सल्फर के गर्म झरने में मिलने वाले जीवाणु से, जिनका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। तो थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से ये जो पॉलीमरेज मिला इसका नाम रहेगा बेटा टैक पॉलीमरेज। तो इस टैक पॉलीमरेज के द्वारा हम यहां डीएनए के रेप्लिकेशन को करने वाले हैं। बोले सर टैक पॉलीमरेज से ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो प्रोसेस हो रही है वो है डीनेचुरेशन।
जो 93 से 96 या 97 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होगी। बेटा इस टेम्परेचर पर इस प्रोसेस को करवाएंगे और यदि हमने हमारे नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज को यहां पर रखा तो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज तो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हमें एक ऐसा एंजाइम चाहिए था जो उच्च ताप पर भी काम कर सके। अब वो एंजाइम है हमारा टेक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस से मिलने वाला पॉलीमरेज। तो पहला अंतर तो ये आ गया, वहां नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज, यहां टेक पॉलीमरेज। दूसरा अंतर यह है कि वहां पर हम ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड के 3 प्राइम सिरे पर आरएनए प्राइमर को लेते थे। यहां आरएनए प्राइमर को नहीं लिया जाता, यहां डीएनए प्राइमर को लेते हैं, क्योंकि वहां आरएनए प्राइमर को लेने के बाद जब डीएनए स्ट्रैंड बन जाते थे तब उस आरएनए प्राइमर का होता था डाइजेशन और उन खाली छूटे भागों में पुनः हम डीएनए को संश्लेषित करके छोड़ते थे। तो भाई वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि पहले आरएनए पॉलीमर को जोड़ो, फिर आरएनए पॉलीमर का डाइजेशन करो, फिर वहां डीएनए बनाओ। इससे अच्छा हमने छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड की सिंथेसाइज डीएनए प्राइमर को यहां रखा है, उनका उपयोग हम यहां करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप है डीनेचुरेशन। हाई टेम्परेचर पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देना। वहां इस काम के लिए हेलिकेज एंजाइम आ रहा था, यहां आ गया डीनेचुरेशन हाई टेम्परेचर। दूसरा है आरएनए प्राइमर की जगह डीएनए प्राइमर का उपयोग करना। तीसरे नंबर पे यहां आ जाएगा जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज टेक पॉलीमरेज है, वो आ जाएगा जो यहां पर एक्सटेंशन कर देगा। तो डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन, लास्ट में यहां पर हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन। ये है हमारी पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यदि इसकी 30 साइकिल्स को हम यहां होने देंगे तो लगभग 1 बिलियन टाइम्स हमारा जो डीएनए है वो एम्प्लीफाइड हो जाएगा। बेटा अब हम बिल्कुल चैप्टर के एंड पर आ चुके हैं, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना। बेटा ये जो बाहरी जीन उत्पाद है इसको हम 2 पैमाने पर प्राप्त करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। छोटे पैमाने पर इसका उत्पादन करने के लिए हम लेबोरेटरी का यूज कर लेंगे, प्रयोगशाला का यूज कर लेंगे। उसमें कल्चर टेक्निक एंड सेपरेशन टेक्निक, मतलब पहले हम उस उत्पाद का उत्पादन होने देंगे, फिर उस उत्पादन का हम क्या कर लेंगे, पृथक्करण। तो ये काम लेबोरेटरी में। बड़े पैमाने पर यदि उत्पादन करना है, बड़े स्केल पर यदि प्रोडक्शन करना है, तब ये हमें करना होगा कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में, सतत संवर्धन तंत्र में। सतत संवर्धन तंत्र वो होता है जहां से एक तरफ से हम फ्रेश मीडियम को प्रोवाइड करते हैं, दूसरी तरफ से यूज्ड मीडियम को निकाल लेते हैं। मतलब जो हमारी सेल है, होस्ट सेल, वो जिस मीडियम को यूज कर चुकी है उसे बार बार निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से उस सेल को फ्रेश मीडियम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। इससे वे सेल अपनी सर्वाधिक सक्रिय लॉक फेज को मेंटेन कर पाती हैं, चरघातांक की अवस्था को मेंटेन कर पाती हैं, जिससे उत्पादन बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर होता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स का। बायोरिएक्टर 100 से लेकर 1000 लीटर के बर्तन होते हैं। ये जो 100 से लेकर 1000 लीटर के बर्तन हैं, इनमें हम सूक्ष्म जीव, पौधे, जंतु या मानव कोशिका का उपयोग करेंगे और रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक प्रोडक्ट में हम बदल देते हैं। वास्तव में ये बायोरिएक्टर हमारी प्रोसेस को होने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जैसे अनुकूल टेम्परेचर, पीएच, सॉल्ट, सबस्ट्रेट, विटामिन और ऑक्सीजन। तो ये सारी चीजें हम याद रखें, ये अनुकूल ताप, पीएच, लवण की सांद्रता, सबस्ट्रेट या क्रियाधार, विटामिन व ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर देते हैं। और इन सभी कामों को करवाने के लिए इनमें कुछ सिस्टम होते हैं, जैसे एजिटेटर सिस्टम जो मटेरियल को मिक्स करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फॉर्म कंट्रोल एंड सैंपलिंग पोर्ट। एजिटेटर सिस्टम आप यहां लगे हुए देख रहे हैं, जब इस तरह से ऐसे ऐसे चलेंगे तो फाइनली जो हमारा रिएक्शन का मिक्सचर है वो बहुत तेजी से मिक्स होगा। टेम्परेचर और पीएच को कंट्रोल कर लेंगे। लगातार ऑक्सीजन देने के लिए यहां पर ये सब सेटअप लगे हुए हैं, जिन्हें ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम कहेंगे। लगातार जब भी किसी चीज को ऐसे मिक्स करते हैं तो बेटा उसमें फॉर्म बनने लगता है, झाग बनने लगता है। उस फॉर्म को हटाने के लिए फॉर्म कंट्रोल या फॉर्म रिमूवल सिस्टम होते हैं। सैंपलिंग पोर्ट, जहां एक तरफ से हम मीडियम देते हैं, दूसरी तरफ से यूज्ड मीडियम को निकालते हैं, उन्हें बोलते हैं सैंपलिंग पोर्ट। हिंदी में लिखा है प्रतिचयन प्रद्वार। बेटा यहां पर हमारे सामने डायग्राम में 2 तरह के बायोरिएक्टर हैं, एक है सिंपल स्टायरिंग टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा है स्पार्ज्ड स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर।
दोनों में अंतर इतना याद रखें कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो धारा या करंट के रूप में आ रही है, जबकि इसमें आपको ऑक्सीजन के बबल्स दिखाई दे रहे हैं। इस रूप से ही आप इनको वहां पर पहचान लेना पेपर हॉल में। बेटा हम आ चुके हैं अनुप्रवाह संसाधन पर या डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग पर। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब है आफ्टर बायोसिंथेटिक फेज, जैव संश्लेषण प्रावस्था, मतलब किसी उत्पाद के उत्पादन होने के पश्चात लेकिन मार्केट में बेचे जाने से पहले। यहां जो विपणन शब्द लिखा है वो है बेचे जाने के लिए। तो उत्पाद के उत्पादन होने के बाद लेकिन मार्केट में बेचे जाने से पहले जो जो प्रोसेस होती हैं वे सारी प्रोसेस डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती हैं। इनके दौरान सेपरेशन व प्यूरिफिकेशन, पृथक्करण व शुद्धिकरण होता है। साथ ही साथ फॉर्मुलेशन करते हैं और इस फॉर्मुलेशन में हम यदि वो कोई खाद्य पदार्थ है उसमें सुइटेबल प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, यदि वो कोई दवाई है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और हर एक उत्पाद के साथ में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जुड़ा होता है जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते रहता है। तो बेटा आज जो हमारा लेक्चर था, आज जो हमारा वन शॉट था, इसमें हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस किया। बेटा सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी में जीवित जीव या उससे प्राप्त होने वाले जो एंजाइम हैं उनका उपयोग करके मानव के लिए उपयोगी उत्पाद या प्रक्रमों का हम विकास करते हैं। वर्तमान में सीमित अर्थों में लाए थे। फिर दो ब्रांच हमने पढ़ी, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। देन पढ़ा कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें एसेक्सुअल की तुलना में सेक्सुअल और सेक्सुअल से भी ज्यादा अच्छा कौन है, बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी अवांछित जीन, कोई भी अवांछित लक्षण अंदर एंटर नहीं होता अगली पीढ़ी में। फिर हम पहुंचे थे 1972 में, जहां फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। फिर टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 1963 के दो एंजाइम, प्रथम आरी हिंदी, सेकंड हमने पढ़ा, नामकरण पढ़ा, उसकी एक्शन पढ़ी। फिर हमने पढ़ी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसके बाद हमने पढ़े क्लोनिंग वेक्टर, जिसमें पढ़ा पीवीआर 322 और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द हमने सीखा इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। साथ ही साथ हमने पढ़ा एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस और रेट्रोवायरस की कहानी, और फिर वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, जिसमें केमिकल मेथड, जिसमें हमने कैल्शियम मैग्नीशियम आइस 42 आइस इसका यूज किया, या फिर माइक्रो इंजेक्शन या जीन गन बायोलिस्टिक या बम्बार्ड मेथड का हमने यूज किया। साथ ही साथ हमने सीखा डीएनए को आइसोलेट करना, क्योंकि जब तक आइसोलेट नहीं करेंगे आरई उसके ऊपर काम नहीं करेगा। और फिर हमने पढ़ी पीसीआर। लास्ट में हमने पढ़ लिया उत्पाद का प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पर लेबोरेटरी में और बड़े स्केल पर उत्पादन बायोरिएक्टर्स के अंदर हमने देखा, या कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम में हमने उस उत्पादन को देखा। और लास्ट में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हमने देखी। बेटा आप इस लेक्चर को देख लें, इसको बहुत ध्यान से सुन लें, कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का यहां से बाहर जाने वाला नहीं है। और वो जो मैंने एक बताया था कि सार और असार संग्रही और किस कूप के डीएनए में कितने पैलिंड्रोम मौजूद हैं, वीआईएमपी आज के लेक्चर के लिए स्पेशल पॉइंट था, उसको याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरह से खुश रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।